नमस्कार दोस्तों, 12वीं की इस क्लास में आपका फिर से वेलकम किया जाता है। ये अध्याय फर्स्ट जीव में जन्म का भाग 2 है। जैसे हमने आपको बताया था कि चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो हम इसको क्या करेंगे, अलग अलग छोटे छोटे भागों में पढ़ेंगे। तो ये आपका भाग सेकंड है। कल आपने भाग फर्स्ट पढ़ा था। तो कल आपको बताया गया था अलैंगिक जनन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो फिर से यहाँ पे देख लीजिए, अलैंगिक जनन 5 प्रकार के होते हैं। जो में अलंजन मुख्यतः 5 प्रकार का होता है। बाइनरी फिजन पहला, दूसरा बर्डिंग, सेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और रीजनरेशन। ठीक है, तो सभी को हम एक एक करके देखेंगे। बाइनरी फिजन का हिंदी होता है द्विविभाजन। द्विविभाजन की सहायता से जो जीव होते हैं वो आपका अलैंगिक करते हैं। किस किस जीव में अलैंगिक द्विविभाजन द्वारा होता है, बाइनरी फिजन द्वारा होता है। जैसे आपका अमीबा हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम, युगलीना, इन सभी में बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक होता है। कैसे होता है इसको देखिए। जैसे अगर मानते हैं हम अमीबा के लिए, तो अमीबा कैसे आपका बाइनरी फिजन द्वारा जन्म करता है। सबसे पहले क्या होता है कि अमीबा एक परिपक्व अमीबा यानी कि एक मेच्योर अमीबा, अर्थात एक पूर्ण रूप से विकसित विकास कर चुका हुआ जो अमीबा होता है, इसके लिए जब अनुकूल परिस्थिति रहती है। अनुकूल परिस्थिति मतलब क्या होता है, भोजन पानी आवास की व्यवस्था उच्च हो, अच्छा हो, तो वो परिस्थिति क्या कहलाएगी, अनुकूल परिस्थिति। तो अमीबा के लिए जब अनुकूल परिस्थिति होती है, या फिर कह सकते हैं मेच्योर अमीबा के लिए जब अनुकूल परिस्थिति होती है, तो इसका जो शेलवाल होता है, ये क्या है, इसका शेलवाल, ठीक, कोशिका वृत्त, इसका शेलवाल है। और ये क्या है, इसका है न्यूक्लियस है, या फिर कह सकते हैं ये इसका डीएनए होगा। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। तो जब इस अमीबा के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है, तो अमीबा का जो शरीर होता है ये लंबाई में ग्रोथ करता है। ये क्या करेगा, और लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले थोड़ा सा छोटा रहता है, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। लंबाई में ग्रोथ कर जाता है। जब लंबाई में ग्रोथ करता है तो होता क्या है, इसका जो शैलवाल होता है ये क्या होता है, धीरे धीरे अंदर की ओर धंसना प्रारंभ करता है, ठीक है। इसका शैलवाल अंदर की ओर धंसना प्रारंभ करता है। और ये जो शैवाल होता है ये एक दूसरे के ठीक सामने अंदर की ओर घसना प्रारंभ होते हैं, और ये धीरे धीरे वृद्धि करते रहेंगे, एक दूसरे को वृद्धि करते रहेंगे, ठीक है। इसी समय क्या होता है कि जीव शरीर के अंदर, जीव कोशिका में जो आपका डीएनए होता है या फिर जो भी आनुवंशिक पदार्थ होता है, यह दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। ये इसका आनुवंशिक पदार्थ था, ये क्या होगा, दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जो अंदर की ओर ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, इंडर ग्रोथ हो रहा है, ये बढ़ते हुए एक दूसरे से टच कर जाते हैं। जब एक दूसरे से टच कर जाते हैं तो अमीबा अब दो भागों में, दो बराबर भागों में टूट जाता है, ठीक। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, ठीक है, द्विविभाजन। जैसे देखिए, अमीबा पहले क्या करेगा, अनुकूल परिस्थिति में लंबाई में वृद्धि करता है, और इसके सेलवाल जो होते हैं एक दूसरे के सामने से अंदर को विकसित होते हैं, यानी कि अंदर को धंसना प्रारंभ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, डीएनए होता है, ये दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, और अंत क्या होता है, दोनों आउटग्रोथ एक दूसरे से टच हो करके दो छोटे छोटे अमीबा में या फिर डाटर अमीबा में बदल जाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका बाइनरी फिजन। चलिए दूसरा देखते हैं, बर्डिंग। देखिए, बर्डिंग, बर्डिंग का हिंदी होता है मुकुलन। बर्डिंग किस में पाया जाता है, इसको देख लेते हैं। बर्डिंग अमीबा में पाया जाता है,
अंडा में पाया जाता है, गिलहरी में पाया जाता है। तो अलग अलग जो प्रकार के कह सकते हैं जो प्रोटोजोआ जो होते हैं उनमें आपका बडिंग और जिसके पहले जो अपने पढ़ा बाइंड फिजन दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। ठीक है, तो हाइड्रा मुख्यतः हाइड्रा देखेंगे हम। एग्जाम्पल इसका क्या है, हाइड्रा हो गया, अमीबा में भी पाया जाता है। ठीक है, तो बडिंग में क्या होता है सबसे पहले देखते हैं हाइड्रा। ठीक है, ये एक हाइड्रा है। हाइड्रा में भी बडिंग द्वारा आलिंगन तभी होगा जब हाइड्रा पूर्ण रूप से मेच्योर हो चुका रहा होगा और उसके लिए अनुकूल परिस्थिति रहे। तो सबसे पहले क्या होता है कि अनुकूल परिस्थिति में एक मेच्योर हाइड्रा के शरीर में एक छोटा सा उभार बनता है। इस उभार क्या बोलते हैं, बड, कलिका। ये जो उभार होता है निरंतर बढ़ता रहता है। पहले छोटा था, अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, समय के साथ से बढ़ता रहता है। ठीक है, जैसे जैसे बड बढ़ता है, विकास होता है, उसकी आकृति क्या हो जाती है और बढ़ जाती है। ठीक है, और आकृति जब बढ़ जाती है तो ये धीरे धीरे एक छोटे हाइड्रा में बदल जाता है और बाद में क्या होता है, ये मात्र हाइड्रा से अलग हो जाता है। ठीक, ये क्या हो गया आपका डाटर, डाटर हाइड्रा। तो देखिए बडिंग द्वारा हाइड्रा में कैसे जन्म होता है, जीव में कैसे जन्म होता है। सबसे पहले जिस जीव में बडिंग द्वारा जन्म होने को रहेगा उस जीव का शरीर पूर्णतः विकसित हो चुका रहना चाहिए। ठीक, कंडीशन क्या होना चाहिए, विकसित होना चाहिए उसका शरीर। और साथ साथ क्या होना चाहिए, परिस्थिति कैसा रहना चाहिए, अनुकूल, यानी भोजन पानी की व्यवस्था अच्छी रहनी चाहिए। तो अब होगा क्या, यहाँ पे हाइड्रा लिया गया है, तो हाइड्रा के शरीर में इसका जो बाहरी कोशिका वृत्त होती है, बाहरी अस्तर होता है शरीर का, उसमें छोटा सा बड बनता है, छोटा सा उभार बनता है जिसको बड कहेंगे। ये उभार धीरे धीरे वृद्धि करता है और वृद्धि करते हुए एक छोटे से हाइड्रा में बदल जाता है। और जब ये हाइड्रा बन जाता है तो ये क्या करेगा, मात्र हाइड्रा शरीर से अलग हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार के जन्म हम क्या बोलते हैं, बडिंग। चलिए आगे देखते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का हिंदी होता है विखंडन या फिर खंडन। ठीक है, खंडन। खंडन द्वारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखिए फ्रेगमेंटेशन में। जैसे आपका अधिकांश जो शैवाल होते हैं, ठीक है, उनमें आपका फ्रेगमेंटेशन द्वारा जन्म पाया जाता है। जैसे आपका यूरोसिक्स हो गया, यूरोसिक्स, स्पायरोगाइरा। ठीक है, ये एक विशेष प्रकार के शैवाल होते हैं जो कि जल में पाए जाते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, सबसे पहले अगर हम यूरोसिक्स लिखें, ठीक है, ये एक यूरोसिक्स है। यूरोसिक्स में फ्रेगमेंटेशन द्वारा जन्म कैसे होता है, यूरोसिक्स जब जल में पाया जाता है, प्रेजेंट होता है, तो होता क्या है कि जल में यूरोसिक्स केवल रहेगा नहीं, बाकी अन्य प्रकार के जीव रह सकते हैं। तो इस यूरोसिक्स का जो शरीर होता है किसी वायाघात, मछलियों के द्वारा या फिर किसी अन्य प्रकार के जलीय जीवों के द्वारा, इसका जो शरीर होता है यह वायाघात से टूट जाता है, छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ठीक है, जिसे मानते हैं कि ऊपर वाला टूट करके, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको टूट करके छोटे छोटे खंड बना ले। ठीक है, तो इसके जितने भी खंड टूटे होते हैं वो आगे चल करके नए यूलिसिस का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इस प्रकार जनों को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्या आपका है, स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन क्या होता है, स्पोरुलेशन का हिंदी होता है बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन। चलिए स्पोरुलेशन देखिए क्या होता है, स्पोरुलेशन मतलब बीजाणु जनन। ठीक है, बीजाणु जनन
क्या होता है, बीजाणु, नाम से स्पष्ट है, बीजाणु जनन, मतलब बीजाणु बनेंगे। ठीक है, बीजाणुओं के बनने से क्या होगा, जिनमें जनन होगा। कौन सा जनन होगा, अलिंग जनन होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ठीक है, जितने भी कवक होते हैं, ठीक, सामान्य जितने भी कवक होते हैं, सभी में कौन सा जनन पाया जाता है, स्पोरुलेशन, अलिंग जनन का स्पोरुलेशन। जैसे आपका मानते हैं कि आपका नास्टाक हो गया, एनाबिना हो गया। ठीक है, नास्टाक, एनाबिना, ये सब क्या है, प्रकार के कवक है, फंगस है। तो स्पोरुलेशन द्वारा जनन कैसे होता है, सबसे पहले अगर हम देखें, एक नास्टाक ले लें। ठीक, ये है आपका नास्टाक। तो नास्टाक में जाड़ द्वारा जनन कब होगा, जब इसके लिए कौन सी परिस्थिति रहेगी, प्रतिकूल परिस्थिति। प्रतिकूल परिस्थिति यानी कैसी परिस्थिति, जो कि इसको जिंदा रहने के लिए सुटेबल यानी कि अच्छा न हो। ठीक है, कब होगा ये, प्रतिकूल में। कह सकते हैं कि जब नाश्ता के लिए या फिर कंकु के लिए जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, तो इसका जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, इसका जो ऊपरी भाग होता है, इसमें छोटे छोटे स्पोर बनते हैं। इसमें छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्पोर बनते हैं, और छोटे छोटे जो भी स्पोर बनते हैं, ये क्या होगा, इसके फटने से बाहर निकलते हैं। ठीक है, फट जाएगा और बाहर निकल जाएंगे, क्या है, स्पोर्स। बाहर निकल जाएंगे। और इस स्पोर्स के चारों तरफ की विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ का एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। ठीक है, यह सुरक्षात्मक आवरण इस स्पोर को प्रतिकूल परिस्थिति से बचाता है। जैसे गर्मी अगर ज़्यादा बढ़ गया, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो स्पोर नष्ट होने की संभावना होती है। ठीक है, तो स्पोर के चारों जो रासायनिक पदार्थ का आवरण होगा, तो उसकी वजह से स्पोर बचे रहते हैं। ठीक है, और यह स्पोर उस प्रतिकूल परिस्थिति में तब तक पड़े रहेंगे जब तक के लिए कौन सी परिस्थिति आ जाए, अनुकूल। जब इसके अनुकूल परिस्थिति आती है, तो जो स्पोर होते हैं उनमें अंकुरण होता है। ठीक है, और अंकुरण होगा, और अंकुरण होने के बाद ये वृद्धि करेंगे, और वृद्धि करके एक छोटे नए कवक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, ये आपका स्पोरुलेशन। एक और देखिए, एक और थोड़ा सा और एग्जाम्पल देख लीजिए इससे में। कुछ और भी कवक होते हैं, जैसे पेनिसिलियम हो गया। पेनिसिलियम में होता क्या है, जैसे पेनिसिलियम, इसके जब अनुकूल परिस्थिति आते हैं, इसका जो ऊपर का भाग होता है, ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। ठीक है, ये छोटे छोटे खंडों में टूट करके स्पोर बना लेगा, और ये स्पोर फिर क्या होगा, अनुकूलित परिस्थिति आने पर अंकुरित होंगे, और एक नए कवक का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्पोरुलेशन द्वारा जनन। पांचवा और लास्ट देखते हैं, अलग का लास्ट प्रोसेस, वो आपका है क्या, रीजनरेशन। पांचवा लास्ट रीजनरेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, ठीक है, रीजनरेशन। जैसे होते रीजनरेशन होता है क्या, पहले समझ लेते हैं। जैसे मनुष्य में यानी कि हमको क्या होता है, चोट जो लगता है, तो वहाँ की कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। फिर कुछ क्या होता है, कुछ दिनों के बाद वहाँ पर कोशिकाएं विभाजित होकर के अलग से नई कोशिकाएं बना लेती हैं, और वहाँ का जो चोट लगा हुआ स्थान होता है वो भर जाता है, सही हो जाता है। ठीक है, तो एक प्रकार क्या है, आपका रीजनरेशन पावर है। लेकिन मनुष्य में क्या होता है, रीजनरेशन पावर काफी कम होता है। छिपकलियों में देखिए, छिपकलियों का पूछ काट जाता है, फिर से नया पूछ आ जाता है। ठीक है, रीजनरेशन पावर मनुष्य की अपेक्षा छिपकलियों में ज्यादा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम अलग जीवों में देखें, छोटे
यानी कह सकते हैं प्रोटोजोआ से अधिक प्रकार की बड़े जीव में देखें तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसमें रीजनरेशन पावर काफी अधिक होता है। ठीक है, जैसे हाइड्रा हो गया, प्लेनेरिया हो गया। ठीक है, हाइड्रा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया इसको ध्यान रखिएगा। प्लेनेरिया एक ऐसा जीव होता है जिसमें रीजनरेशन पावर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, अब होता कैसे है आपका रीजनरेशन द्वारा जनन, जैसे अगर मानते हैं हाइड्रा है। ठीक है, हाइड्रा आपका है, हाइड्रा कहाँ पाया जा रहा है आपका वाटर में। ठीक, मानते हैं हाइड्रा आपका वाटर में है और इसका जो शरीर है इस पर किसी भी जीव के द्वारा, किसी भी शत्रु के द्वारा अगर जब अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, तो हो सकता है कि अमीबा का जो शरीर है ये छोटे छोटे खंडों में टूट जाए। ठीक है, जब इसके छोटे छोटे खंड टूट जाते हैं, खंड हो जाते हैं, तो अब हाइड्रा क्या होगा, हाइड्रा का प्रत्येक वह छोटा से छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक पदार्थ यानी कि केंद्रक का अंश होगा, फिर से विकसित होकर के नए हाइड्रा बना लेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, वही खंड नया हाइड्रा बनाएगा या फिर नया जीव बनाएगा रीजनरेशन में, जिस खंड में आनुवंशिक पदार्थ का कुछ भाग होगा। ठीक है, डीएनए तो डीएनए या फिर आरएनए तो आरएनए। ठीक है, अगर उस खंड में डीएनए अथवा आरएनए में से कोई भी आनुवंशिक पदार्थ में से अगर कोई भाग नहीं पाया जाएगा, फिर जिस खंड में नहीं पाया जाएगा, तो आपका नया जीव नहीं बना पाएगा रीजनरेशन में। तो खंड में आनुवंशिक पदार्थ का होना बहुत जरूरी है नया जीव बनाने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका रीजनरेशन पावर द्वारा। ये था जीव में, यानी कह सकते हैं कि सूक्ष्म जो जंतु होते हैं उनमें किस प्रकार से जनन होता है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे चैप्टर में पौधों में जो अलैंगिक की प्रक्रिया होती है कैसे होती है। तो सबसे पहले जो पौधे होते हैं उनमें अलैंगिक जनन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन। क्या बोला जाता है, कायिक जनन। कायिक जनन यानी कि कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ठीक है, पौधों में अलैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या नाम देते हैं, कायिक जनन यानी कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए, पौधों में किस प्रकार का कायिक जनन पाया जाता है, कौन कौन से पाए जाते हैं उसको देखते हैं। तो पौधों में कायिक जनन केवल उसी भाग द्वारा हो सकता है जो कि पौधे का कायिक भाग हो। कायिक भाग मतलब क्या है, जैसे मानते हैं पौधा है, पेड़ है, वृक्ष है। ठीक है, ये मृदा आपका है, इसके नीचे क्या होगा, इसके रूट्स होंगे, जड़ें होंगी। ठीक है, ऊपर क्या होंगी, शाखाएं लगी होंगी, इसमें पत्तियां लगी होती है। ठीक, तो पौधे का कायिक भाग कौन सा होता है, इसका जो ये जड़ देख रहे हैं, जड़ ये क्या है, लीफ, पत्ती। देखिए इसका आपका है शाखा है, तना है। ठीक है, और मानते हैं यहाँ पे क्या आपका पुष्प, ये क्या है, पुष्प। तो पौधे के पुष्प को छोड़ करके, पौधे का जो पुष्प होता है उसको छोड़ करके बाकी जितने भी भाग होते हैं, मुख्यतः क्या क्या बचेंगे, अब जड़ बचेगा, पत्ती बचेगा, तना बचेगा। ठीक है, शाखाएं जो होती हैं, शाखाएं, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, तना। तो पौधे के जड़, पत्ती, तना यानी शाखाओं को ही हम क्या बोलते हैं, पौधे का कायिक भाग। ठीक है, तो पौधे में अलैंगिक की प्रक्रिया किसके द्वारा होगा, उसके कायिक भागों द्वारा होता है। ठीक है, और कायिक भागों द्वारा अलैंगिक होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, कायिक जनन। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि पौधों में जो कायिक जनन की प्रक्रिया होती है वह कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। तो मुख्यतः देखिए, तना के द्वारा कायिक जनन हो सकता है, क्योंकि आपका तना क्या है, आपका है कायिक भाग है। पत्ती के द्वारा कायिक जनन हो सकता है, जड़ के द्वारा हो सकता है। ठीक है, लेकिन पौधों में जो तने होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे
तने के द्वारा जनन कौन कौन सा होता है, जड़ के द्वारा जनन कौन कौन सा होता है, और पत्ती के द्वारा कौन सा जनन होता है। ठीक। सबसे पहले देखते हैं तने द्वारा। बाय स्टेम। ठीक है, चलिए इसके आगे कल देखते हैं। नेक्स्ट, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको, आप सभी लोगों को बायोलॉजी अच्छे से समझ में आ रही होगी। जिनको नहीं समझ में आता है वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के लिए क्वेश्चन, जैसे हमने बोला है कि लास्ट जो हमारा वीडियो बनेगा उसके लास्ट में हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो कि उसी दिन के वीडियो में प्रेजेंट होते हैं, पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का, बताइए जीव में जो अलिंगन की प्रक्रिया होती है वह मुख्यतः कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, बताइए कायिक जनन किसे कहते हैं, कायिक जनन किसे कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं, पौधों के कायिक भाग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।